हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये फिफ्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन लूज हो, मतलब एक आए और दूसरा जाए। मतलब कौन आए, ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो। अगर ऐसा किसी रिएक्शन में होता है तो वैसा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा, तो क्या कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ यही दो पैमाने पर होता है कि सिर्फ अगर ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो तभी वो ऑक्सीडेशन है? तो ऐसा नहीं है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं ही, लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, है ना, उसके अलावा भी किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जा सकता है। लेकिन कब? जब उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी अगर वो कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में नन मेटल ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर नन मेटल ऐड हो रहा है तो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वो यही है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में क्या हो, ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन लूज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का एडिशन होना है और हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। इसका एग्जांपल आगे देखेंगे, पहले रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है फिर? दोज रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा है रिडक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का और लूज होता है ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, गेन होता था ऑक्सीजन का और लूज होता था हाइड्रोजन, है ना। लेकिन रिडक्शन में क्या होगा कि गेन होगा हाइड्रोजन और लूज होगा ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही है, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन में, यानी रिडक्शन में हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ये दोनों ही रिएक्शन ऑकर हो, यानी ये दोनों ही रिएक्शन मिलकर के काम करें, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर वही है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और एडिशन ऑफ मेटल होता है। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2, है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस तो कर लेंगे, बैलेंस तो करना बताया है उन्होंने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कहाँ रिडक्शन हुआ है और कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आप सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों ही सब्सटेंस को देखने की कोशिश करोगे, है ना। और आपको क्या करना होगा, रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को प्रोडक्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहां पर क्या था, यहां पर FeO था, यानी यहां पर जो कंपाउंड बना था वो कौन सा एलिमेंट से बना है, वहां पर बना है आयरन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर के बना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो रिएक्टेंट साइड है वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन।
ठीक है। अगर हम लोग प्रोडक्ट के साइड देखें तो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ आयरन बच रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, ठीक है, CO2, ठीक है, यहाँ पर O2 आ रहा है। अब कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि रिएक्टेंट साइड हमारा जो एलिमेंट था वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड कहां पर है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर रिएक्टेंट साइड में क्या है, Fe2O3 है ना, और प्रोडक्ट साइड में Fe यहां पर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एरो बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह पर यहां पर हमारा Fe2O3 था और प्रोडक्ट में यहां पर Fe है, ठीक है। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उनके हिसाब से हम लोगों को एरो लगाना है, ठीक है। ये एरो यहां लगा दिया गया, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां कार्बन और ऑक्सीजन है, तो अभी आप फिलहाल के लिए ऑक्सीजन ना समझें, सिर्फ ये देखिए कि कार्बन, रिएक्टेंट में कार्बन यहां पर है, तो प्रोडक्ट में कार्बन कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर इस एरो बना दिए, 2 एरो बन गया, ठीक है। एक यहां पर देखिए रेड कलर में बना हुआ है, एक यहां ब्लू कलर में बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि एडिशन हुआ है या रिमूवल हुआ है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना है, हम लोग क्या करेंगे, जो LHS में रिएक्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको RHS में जो प्रोडक्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस Fe2O3 को इस Fe के साथ कंपेयर करेंगे और इस CO को इस CO2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट में यहां पर था Fe2O3, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के साइड गए तो यहां पर सिर्फ Fe है, यहां पर O तो नहीं है। तो यहां LHS से जब RHS की तरफ गए, है ना, LHS से RHS की तरफ गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पास गए, तो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में से ये ऑक्सीजन का जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है ना, क्योंकि देखिए यहां पर Fe2O3 था और यहां पर सिर्फ Fe है, O2 तो है ही, O3 तो है ही नहीं ना, वो तो रिमूव हो गया, है ना। इस रिएक्शन के दौरान क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, है ना। तो अब हमें ये देखना होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन से रिएक्शन में होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, और यहां पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Fe2O3 जो था वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इस Fe2O3 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए यहां रिएक्टेंट में क्या था, Fe2O3 था, यहां पर ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। चलिए नीचे देखिए, यहां पर देखिए C था रिएक्टेंट साइड, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में भी C को हम लोग क्या कर दिए, कंपेयर कर लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए CO, O के बाद अगर एटम देखा जाए तो एक एटम है ना, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो यहां पर CO2, यानी यहां पर ऑक्सीजन 1 था और यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहां पर 2 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया होगा, है ना, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया होगा। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, तो देखिए एडिशन ऑफ यहां पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में ये जो CO के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। तो अगर स्टेटमेंट लिखें कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड का ही लिखेंगे, हमेशा आंसर रिएक्टेंट साइड का लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो इस CO का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना। ये देखिए इस CO का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ था, तो इस CO को यहां पर लिख देंगे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी रिडक्शन किस में हुआ, रिडक्शन इसमें हुआ, क्योंकि इसी में तो ऑक्सीजन क्या हुआ था, रिमूव हुआ था। तो जो रिएक्टेंट साइड में जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होगा उसी को ही हम लोग लिखेंगे, प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे। तो यहां पर रिडक्शन इसका हुआ, है ना, ये वाला, तो हम इसको ही लिखेंगे सिर्फ Fe2O3। ये देखिए
चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, है ना। ये इस तरह का हमारे पास रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन में पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे LHS से RHS की तरफ, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए CuO है ना, तो हमको O से भी फिलहाल के लिए मतलब नहीं, हमको कंपेयर करने के लिए सिर्फ एलिमेंट को देखना होगा। तो LHS में Cu यहाँ पर है और RHS में Cu यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एरो बना लेंगे। ये देखिए ये एरो बना लिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है और ये हमारा रिएक्टेंट में H है, प्रोडक्ट में H यहाँ पर है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पर CuO था, है ना। जब ये LHS से RHS की तरफ आया तो यहाँ पर सब Cu है, O तो नहीं है, O तो रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, यानी इस CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उसी तरह यहां पर देखिए H2 था, जब यहां से इसको हम लोग कंपेयर किए H2O के साथ, तो यहां पर एक O ऐड हो गया, है ना। LHS से RHS की तरफ देखिए एक ऐड हो रहा है, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। ऊपर में क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है ना। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखिए क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये देखिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब हम लोग लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन आंसर हम लोग सिर्फ किसका लिखेंगे, हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट का लिखेंगे, यानी H2, इसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन किसके साथ हुआ है, CuO का, ठीक है, CuO के साथ। चलिए आगे समझते हैं। अब कुछ और टॉपिक भी है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन एजेंट क्या होते हैं। देखिए जो भी आप ऐसे समझिए, जिस भी सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ही रिडक्शन होता है, और रिडक्शन एजेंट के कारण ही ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इस रिड्यूसिंग एजेंट के कारण, है ना, क्योंकि उसने रिड्यूस किया। और अगर ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण हुआ है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एजेंट वाले केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी जैसे जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट का होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन एजेंट सेम होंगे, ठीक है। और उसी तरह जिसमें रिडक्शन होगा वो एजेंट के रूप में देखा जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, यानी ये रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंस विच कीप्स ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, है ना, ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन गिफ्ट मिलता है ऑक्सीडेशन के लिए, या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम फॉर रिडक्शन के लिए गिव्स करते हैं, देते हैं क्या, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, H2S है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, पहले देखेंगे सल्फर, है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में भी ये सल्फर यहाँ पर है और प्रोडक्ट में भी सल्फर यहाँ है, तो इसको एरो बना दिए, ठीक है, ये एरो हो गया इधर, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर Cl है, ठीक है, यहाँ O और H तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Cl है तो यहाँ पर भी देखिए Cl है ना, तो इसको भी हमें एरो बना दिए, ठीक है, पेयर बना लिए इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन का हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था, है ना, जब यहाँ से LHS से जब RHS की तरफ गए तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया या लूज हो गया। तो हाइड्रोजन लूज होना या रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी ये सब्सटेंस क्या हुआ, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में क्या लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में लिखेंगे हम लोग H2S, है ना। लेकिन ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी इसका उल्टा कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट,
यानी रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ही ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यही होगा। ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, लेकिन ये सब्सटेंस किसके कारण ऑक्सीडाइज्ड हुआ? इस रिड्यूसिंग एजेंट के कारण। यानी ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर सेम होगा, H2S H2S। उसी तरह देखिए यहाँ पर Cl2 था और यहाँ पर क्या है HCl, यानी यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन, है ना। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रिडक्शन किस में हुआ, तो इस Cl2 में हुआ, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड Cl2। तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड इसलिए हुआ क्योंकि ये इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण, है ना। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड हुआ था, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ था, तो कौन रिड्यूस्ड हुआ था? Cl2, है ना। तो ये Cl2 क्यों रिड्यूस्ड हुआ था? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस्ड, इनका भी आंसर सेम होगा। यानी एक तरह से समझ लीजिए क्रॉस है। अगर जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा क्योंकि रिडक्शन एजेंट वही यूज हुआ होगा, है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अगर आपको ये दोनों पता चल जाए तो इनको क्रॉस कर दीजिए, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन एजेंट में आंसर लिख दीजिए और रिड्यूस्ड वाले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर लिख दीजिए, है ना। ऐसे भी हो सकता है, या तो आप समझ तो गए ही है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने ऊपर भी बताया था। इस रेडॉक्स का मतलब देखिए RED, देखिए RED का मतलब क्या होगा? RED, ये रेड और ऑक्स, ये दोनों मिल करके रिएक्शन बने हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों मिल करके रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, रेड RED, आगे का जो RED है इसका मतलब है रिडक्शन, और पीछे का OX जो है उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों ही हो, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो, वैसे ही रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा रिडक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, साथ में ही ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये देखिए ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो वैसे भी हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। अगर कोई कंपाउंड में, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो होगा पहले उसी से कंपेयर करेंगे, LHS से RHS की तरफ। तो देखिए यहाँ पर C है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर C को क्या कर दिए, पेयर बना लिए, ठीक है, यहाँ पेयर बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ O था और यहाँ से यहाँ पे भी O था, ठीक है। तो जब और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है तब भी हम ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर C6H12O6 है और यहाँ पर क्या है, C6 है और O12 हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए C और O तो है, लेकिन क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ से यहाँ आते हैं, क्या देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी इस सब्सटेंस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अगर इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सब्सटेंस का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया, है ना। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल देख लीजिए, है ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि Fe प्लस O2, है ना, गिब्स क्या हो जा रहा है, Fe2O3, है ना। यहाँ पर O2 था, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल हो रहा है, ठीक है ना, एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है। एडिशन ऑफ मेटल हम लोग पढ़े ना, एक और टॉपिक होता है एडिशन ऑफ मेटल में क्या होता है कि वो रिडक्शन है, ठीक है। और एडिशन ऑफ नन मेटल, यहाँ पर क्या हुआ, इस आयरन के साथ देखिए ये आयरन मेटल है और ये ऑक्सीजन नन मेटल है,
है ना। तो अगर हम लोग इस ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन को अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में देखेंगे तो इस नन मेटल के साथ क्या हुआ, मेटल जुड़ गया, है ना। इस नन मेटल के साथ मेटल जुड़ गया, तो मेटल जब जुड़ गया, है ना, तो एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उसी तरह ये मेटल है, जब इसको हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखें तो इस मेटल को जब हम लोग आरएचएस की तरफ देख रहे हैं तो इस मेटल के साथ नन मेटल ऐड हो रहा है ना। तो जब नन मेटल ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो अभी हम लोग देखिए, जैसे ऊपर वाला भी पार्ट देख लीजिए, तो ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो इसका एजेंट कौन होगा, तो एजेंट इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका उल्टा, यानी ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा, रिडक्शन एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन एजेंट के कारण। तो यहाँ रिडक्शन एजेंट ही आएगा, ऑक्सीडेशन का आंसर ये होगा और रिडक्शन एजेंट का भी आंसर ये होगा। उसी तरह अगर ये रिडक्शन है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आयंस की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए Fe है, अब यहाँ से क्या हुआ, 2 आयंस ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ आयंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। और रिमूवल ऑफ आयंस क्या कहलाएगा, या लॉस ऑफ आयंस क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं रिडक्स रिएक्शन के, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, है ना। हमारे डेली लाइफ में तरह तरह के ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। मेनली जो ऑक्सीडेशन का जो डेली लाइफ का जो इफेक्ट्स है वो 2 है, लेकिन और भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला है कोरोजन, ठीक है। अभी कोरोजन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जानते ही आप, तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, है ना। तो अगर किसी मेटल में, है ना, ऑक्सीडेशन होता है तो वो मेटल क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है ना, उसमें कोरोजन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू ए सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड is formed which weaken the metal and hence the metal is said to be corrode। मतलब ऐसा कोई मेटल जिसको हम, कोई भी ऐसा मेटल जिसको अगर हम लोग मॉइस्चर, मतलब एयर और वाटर ये लोग मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉइस्चर बनते हैं। अगर इनके प्रेजेंस में रख दें या एसिड के प्रेजेंस में रख दें किसको, मेटल को, तो मेटल के ऊपर एक ब्राउनिश, है ना, ब्राउनिश हाइड्रेटेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है ना, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, है ना, जंग लगना बोलते हैं। तो वो जंग लगने से क्या होता है कि उस लोहे का जो स्ट्रेंथ होता है वो वीकेन होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेटल में क्या लग गया, कोरोड लग गया। तो ये कोरोड यानी कोरोजन किसके कारण हुआ, इस ऑक्सीडेशन के कारण, है ना। यानी ऑक्सीडेशन हम लोग देखे थे ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो देखिए ये मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इस मेटल का जो स्ट्रेंथ था, ताकत था, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, है ना। और इसमें क्या लग गया, जंग लग गया, है ना। जैसे आयरन में जो रस्टिंग लगता है, जो ब्राउनिश कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस उस लोहे के ऊपर जो जमता है ना, बुरादा जैसा भुरभुरा, हाँ, तो वो क्या है, वो रस्टिंग ही है। वो क्या करता है, लोहे का स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। तो वो क्यों होता है, इस ऑक्सीडेशन के कारण। ये डे टू डे लाइफ हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, है ना। या फिर सिल्वर, है ना, सिल्वर में अगर ब्लैक कलर की कोटिंग आ रही है ना, अगर हमारे घर में सिल्वर है, कोई भी ऑर्नामेंट से अगर वो ब्लैक कलर का हो रहा है, इसका मतलब वो भी ऑक्सीडेशन के कारण, है ना। अगर उस सिल्वर में ऑक्सीडेशन होगा तो वो जो सिल्वर है वो कौन से कलर में कन्वर्ट होने लगेगा, ब्लैक कलर में, है ना। या फिर अगर हमारे पास कॉपर है, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन होगा, अगर उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगेगी। अगर ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगेगी तो हम बोल सकते हैं कि उस कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो एग्जांपल है ये डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं, है ना। चलिए कुछ मेथड्स हैं इस कोरोजन से बचने के लिए, है ना। चलिए उसको समझते हैं।
तो देखिए पहला क्या है, बाय गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को कोरोजन यानी कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, उस आयरन पे, उस लोहे पे के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, है ना। तो जिंक की कोटिंग होने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है या एसिड होता है वो उस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और जब मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता तब उस लोहे पे जंग नहीं लग पाता, रस्ट नहीं लग पाता, जिसके कारण उस मेटल की ताकत हमेशा के लिए बनी रहती है ना, उसमें जंग नहीं लग पाता। तो एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है ना। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो मेटल प्रोसेस, मेटल होता है, आयरन होता है, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके ऊपर अलग अलग दूसरे एलिमेंट का कोटिंग कर देते हैं। वो कोटिंग करने का मतलब ही है कि जो एयर का प्रेजेंस है या मॉइस्चर है वो मेटल के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि मेटल के कांटेक्ट में आएगा तभी कोरोड हो पाएगा ना। अगर मेटल के कांटेक्ट में वो आया ही नहीं, है ना, वो मेटल को छू ही नहीं पाया, वो एयर या वाटर, है ना, तो वो जंग नहीं लग पाएगा। जैसे आप देखोगे कि वो जो साइकिल का रिंग होता है ना, रिम होता है या हैंडल होता है ना, तो उस जो हैंडल होता है वो तो लोहे का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है दूसरे दूसरे मेटल के, जिसके कारण उसमें साइन अपीयरेंस आ जाता है ना। और अगर उसको पानी में भी रख दें तो उस हैंडल में या रिम में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इस प्लेटिंग के कारण एक लेयर, एक परत सा उसके ऊपर जम जाता है, और जब एयर मॉइस्चर उस पर पड़ता है तो वो वाटर का लेयर क्या होता है, उस लोहे को कांटेक्ट में नहीं आ पाता, उसमें एक्सपोज नहीं हो पाता, जिससे बच जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है पेंटिंग। ये तो जनरल है, हम लोग क्या करते हैं, लोहे के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। पेंट सिर्फ उसके डिज़ाइन को या उसको खूबसूरती के लिए नहीं करते, असलियत में पेंट, उसके ऊपर जो पेंटिंग करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ के तरीके से, तो वो जो पेंटिंग है वो उसके ऊपर एक लेयर, एक परत जम जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहर से अगर एयर अगर आएगा तो वो सबसे पहले उस पेंटिंग के परत को ही छुएगा, जिसके कारण वो उस लोहे के जो सरफेस होंगे उसको कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो उसमें कोरोड नहीं लग पाएगा, है ना। ऑयलिंग करना, ग्रीजिंग करना, तो जितने भी लोहे वाले सफ्टान्स होते हैं उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर लेते हैं। ये भी एक रीजन है, ये भी एक तरह का परत जम जाता है, और परत जमने के कारण क्या होता है कि अगर बाहर से एयर या मॉइस्चर अगर आता है तो वो पहले किसको आकर कोलाइड करता है, पहले किसको आकर अटैच करता है, वो उस ऑयल को और ग्रीस को छूता है ना, और वो और अंदर नहीं और नीचे नहीं जा पाता, उस लोहे को नहीं छू पाता, है ना, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिसके कारण वो लोहा कोरोशन से बच जाता है ना। तो ये डे टू डे लाइफ का पहला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा है रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो खाना खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाता है ना, जैसे सड़ जाता है। तो ये सड़ता भी क्यों है, क्योंकि उस खाने में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। मतलब ज़्यादा देर तक अगर उसको हम लोग एयर में रख दें तो उसमें एयर लगने के कारण क्या होता है, उसमें वो जो हमारा फूड होता है वो रेंसिडिटी हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed in air is known as rancidity। मतलब किसी भी फूड को, फैट को, ऑयल को अगर हम लोग क्या करें, एयर के प्रेजेंस में रख दें, अगर उसमें एयर लग जाए, है ना, तो वो क्या हो जाता है, रेंसिडिटी होता है। इसलिए आप देखोगे घर में हम लोग की मम्मी जो होती हैं, मदर जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि सारे जितने भी खाना जो बच जाता है या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखती हैं कि उसमें एयर का प्रेजेंस ना आ सके, ठीक है, क्योंकि एयर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, है ना, सड़ जाएगा, उसमें से स्मेल, बैड स्मेल आने लगेगा। देखिए इट लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब फूड का बैड स्मेल आने लगेगा या फिर बैड टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो ये एक रेंसिडिटी है। तो ये भी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं, है ना। ताज़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग बासी कोई भी खाना को क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें एयर का प्रेजेंस लगता है, और एयर के प्रेजेंस से वो खाना क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है ना, उसमें रेंसिडिटी हो जाती है ना। तो उससे बचने के लिए, है ना, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट
का यूज़ करते हैं, है ना। उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि अगर इस मटेरियल को यूज़ कर लें तो उसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो कौन से वो दो मटेरियल हैं जैसे जिनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, तो एक है BHA और एक है BHT, है ना। BHA का मतलब क्या है, ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना। ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो हम लोग किसी भी फूड मटेरियल में डालते हैं कि उसमें रेंसिडिटी ना हो। रेंसिडिटी मतलब उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, यानी एयर का प्रेजेंस उसमें ना लगे और वो खाना स्पॉइल ना हो। दूसरा क्या है, BHT मतलब ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, है ना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं एंटीऑक्सीडेंट के। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अभी जैसा मैंने बताया, है ना, किसी भी खाने को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए यानी ऐसा बंद कर दिया जाए कि उसमें एयर का प्रेजेंस ना आए, एयर ना एंटर कर सके, तो वो खाना वो जो फूड होगा वो लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जो चिप्स कुरकुरे आप देखे होगे तो वो देखोगे कि उसमें लिखा रहता है कि 6 मंथ के लिए इसका वैलिडिटी होती है ना। तो उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब क्या करते हैं, उसमें से उस चिप्स का पैकेट आप देखोगे तो बहुत ही फुला हुआ रहता है, उसके अंदर गैस प्रेजेंट होता है, गैस डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन, है ना। तो उसमें से पूरा एयर यानी एयर जो होता है वो निकाल लिया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन भर दिया जाता है ना। क्योंकि नाइट्रोजन अगर उसमें भर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन अगर नहीं आता है तो वो हमारा जो फूड होगा, जो चिप्स होगा या कुरकुरे होगा या जो भी इस तरह का जो पैकेट वाला प्रोडक्ट होगा, फूड प्रोडक्ट, वो स्पॉइल नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक समय होता है, उसका कुछ समय होगा, 6 मंथ 3 मंथ, है ना। उसके बाद वो फिर भी उसका जो नाइट्रोजन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो निकल सकता है, ठीक है, जिससे वो उसके अंदर जो फूड है वो फिर ख़राब हो जाएगा, है ना। जितने मंथ का जो वैलिडेशन होता है उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखोगे चिप्स कुरकुरे वो जितने भी पैकेट्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, फुले हुए होते हैं, है ना, बैलून टाइप होते हैं, है ना। क्योंकि उसके अंदर एयर भर दिया जाता है। कौन सा एयर, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और एयर यानी ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है कि वो फूड खराब ना हो, रेंसिडिटी ना हो, स्पॉइल ना करें, है ना। रेफ्रिजरेशन, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे फूड रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें खाना नहीं सड़ता, थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन उसका भी टाइम है, 2 या 4 दिन तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक वो जो रेफ्रिजरेटर है वो खाना को नहीं बचा सकता। नेक्स्ट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर लाइट से दूर में रखें, है ना, अगर कोई डीप डार्क एरिया पे रखें तब भी क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो रेंसिडिटी से बच जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, कंबशन, है ना, कभी भी आग लगा, ठीक है, तो आग लगने में ऑक्सीडेशन का बहुत ज़रूरत होता है ना। तो वहाँ पर अगर कहीं भी आप फायर यूज़ कर रहे हो, आग जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो कभी भी कंबशन नहीं होगा, कभी वो आग नहीं जलेगा, है ना। रेस्पिरेशन, यानी हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये ब्रेक डाउन होने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तभी तो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, है ना। तो ब्रीदिंग मतलब वो जो सांस लेते हैं वो सांस ही क्या होता है, हमारे लंग्स से होते हुए हमारे बॉडी तक पहुंचता है, हमारा ब्लड से होते हुए उस फूड मटेरियल तक पहुंचता है, तभी जाकर उस ऑक्सीजन के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन अफेक्ट कर रहा है ना। डे टू डे लाइफ की बात ये है ना। फायर आर्म्स जो क्रैकर्स होते हैं, ये क्रैकर्स भी ब्रस्ट क्यों कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के कारण, है ना। डाइजेशन, कोई भी खाना हमारा पच रहा है वो किसके कारण, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है, हर तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। इसमें से ऑक्सीजन रिलीज भी होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो है ना। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा। एक्सप्लोजिंग इन एक्टिव मेटल्स टू एयर, अगर किसी एक्सप्लोजिंग हो रहा है एक्टिव मेटल का एयर में, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, सोडियम सडनली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जैसे जो सोडियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर आप उसको एयर के प्रेजेंस पे रख दोगे तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, है ना। एक्सपोजिंग हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव यानी रिएक्टिव
मेटल है, ये तुरंत क्या हो जाते हैं, इसके सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सोडियम होता है उसको केरोसिन के अंदर उसको डिसॉल्व करके रखते हैं, है ना। किसी भी तरह केरोसिन के कंटेनर में हम लोग किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, है ना। क्योंकि सोडियम को अगर एयर के प्रेजेंस में ले आए, नॉर्मल एयर के प्रेजेंस में जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो एयर से वो रिएक्ट करके तुरंत उसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो ख़त्म होता है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि आपके सवालों का जवाब दूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।